हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 इसका सब्जेक्ट कोड है B2401T जो कि बेस्ड है AKTU बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका जो है थर्ड लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ और इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जा करके आप इसके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग बेस्ट नॉलेज के लिए जो लेक्चर्स हैं फुल लेक्चर देखें, उसको स्किप्स ना करें। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था सिलेबस के बारे में, इसमें सिलेबस क्या है, और लेक्चर 2 में हम लोगों ने आइसोमिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमिज्म किसे कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जाना। आज जो है हम जो है लेके चलेंगे एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री क्या होती है, कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री है, कायरल और अकायरल वर्ड है, ये आपके बेसिक टर्म्स हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। जनरली क्या होता है कि हम लोग पीछे से पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को पोलरीमीटर के थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लियो रोटेटरी है। परंतु क्या होता है कि जब हम लोग पेपर पर किसी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कंपाउंड बायोलॉजिकली एक्टिव है या फिर नहीं है उसमें, तो और उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें, उसके लिए हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री है, कायरल अकायरल मॉलिक्यूल्स है एंड सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। तो सबसे पहले हम इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 पॉइंट्स आज हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग जानेंगे व्हाट इज द आइसोमिज्म एंड डायस्ट्रियोमिज्म एंड मेसोमिज्म इन नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो साइमेट्री is defined as a balanced similarity that is found in 2 halves of an object. It means one half is the mirror image of the other half and if it is not similar then known as asymmetry. अगर कोई कंपाउंड को मिडिल से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो अगर दोनों पार्ट उसके एक जैसे दिखाई देते हैं, सेम वैसे ही जैसे मिरर इमेज के अंदर दिखाई देते हैं और वो आइडेंटिकल हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग साइमेट्री कहते हैं। और अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, हाफ नहीं है, तो ये एसाइमेट्री कहलाते हैं। जैसे हम लोग बॉल को अगर मिडिल से कट कर दें तो दोनों पार्ट एक जैसे आपको दिखाई देंगे और ये आपका साइमेट्रिकल कहलाएंगे। जैसे मिडिल में बॉल को कट करो, दोनों पार्ट एक जैसे दिखाई दे देंगे। ऐसे मान लिया हम एन को कट करते हैं, एन को मिडिल से कट करते हैं तो दोनों पार्ट एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, तो ये आपकी एसाइमेट्री कहलाती है और ये जो ऊपर वाला आपका ये साइमेट्री कहलाता है। तो साइमेट्री में कुछ जब डिटेल में स्टडी की जाती है तो एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री स्टडी किए जाते हैं और ये एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जो एलिमेंट ऑफ साइमेट्री है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पर भी साइमेट्री प्रेजेंट होगी वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होती है। तो साइमेट्री प्रेजेंट मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट। एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री है 5 टाइप्स ऑफ साइमेट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री को पता लगाने के लिए उसमें प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को हम लोग साइमेट्री ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ये जो साइमेट्री ऑपरेशन है इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है।
जैसे पहला है आपका आइडेंटिटी, एंड सेकंड इज एलिमेंट प्रॉपर रोटेशंस, थर्ड एलिमेंट्स इज रिफ्लेक्शन, फोर्थ एलिमेंट इज inversion, and fifth elements is improper rotation। तो ये आपके 5 टाइप के एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री हैं। अब चलिए देख लेते हैं इन एलिमेंट्स ऑफ साइमेट्री के सिंबल क्या होते हैं और इसमें साइमेट्री ऑपरेशन क्या परफॉर्म किए जाते हैं। जो आपका पहला एलिमेंट है वो आपका है आइडेंटिटी कहलाता है। इसका ऑपरेशन कुछ भी नहीं करना होता है, इसलिए ऑपरेशन आइडेंटिटी होता है, सिंबल ई है। दूसरा आपका प्रॉपर एक्स एलिमेंट्स कहलाता है। इसमें हम किसी भी कंपाउंड को रोटेशन कराते हैं बाई 360 डिग्री पर और देखते हैं कितनी बार वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। जितनी बार एक जैसा दिखाई देता है उसको हम लोग एन फोल्ड के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं कैपिटल सी में नीचे सुपर सबस्क्रिप्ट एन लगा के लिखते हैं। थर्ड इज अ साइमेट्री प्लेन है। साइमेट्री प्लेन में ऑपरेशन रिफ्लेक्शन इन द प्लेन है। मिडिल में मिरर लगा करके दोनों के पार्ट को स्टडी करते हैं और ये आपका सिग्मा के से डिनोट किया जाता है। स्मॉल सिग्मा से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज अ इन्वर्जन प्लेन। इन्वर्जन प्लेन में हम लोग पॉइंट चेक करते हैं एक्स वाई जेड। जैसे आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहीं पे बना होता है तो एक्स वाई जेड प्लेन में या फिर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लेन में एक पॉइंट चेक करते हैं, देखते हैं सभी जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट से होकर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर एक्सिस। इम्प्रॉपर एक्स में 2 ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं। जो 2 ऑपरेशंस हैं उसमें पहला ऑपरेशन है प्रॉपर एक्सिस और सेकंड है साइमेट्री प्लेन। तो पहले प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्स, तो इसमें 2 प्रॉपर एक्स और साइमेट्री प्लेन दोनों अप्लाई किए जाते हैं 90 डिग्री पर। इसको जो है हम लोग एस एन से डोनेट करते हैं जिसमें n का मीनिंग्स आपका प्रॉपर x के n से ही होता है। तो अगर हम लोग बात करें आइडेंटिटी E की, तो इन दिस ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। इसमें कुछ भी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता है। Thus the entire molecule has the identity elements। हर कंपाउंड की हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये आपकी ई से डोनेट की जाती है, इसके लिए कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं करना है। दूसरी आपकी जो एलिमेंट ऑफ साइमेट्री है उसको हम लोग प्रॉपर एक्स के नाम से जानते हैं। इसको सी एन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अ प्रॉपर रोटेशन is a rotation about an axis where the object would be chemically the same। ये जो प्रॉपर रोटेशन है इसमें हम लोग एक एक्स डालते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं और उसके चारों ओर उस हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं। अगर रोटेट करने के बाद जिस एंगल पे वो एक जैसा दिखाई देता है उसको हम लोग आइडेंटिकल पॉइंट कहते हैं। क्योंकि रोटेट करने पर सेम आइडेंटिकल पॉइंट निकल के आते हैं, सेम स्ट्रक्चर निकल के आता है, इसलिए इसे हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। इन दिस वे बोथ स्टेज ऑफ ऑब्जेक्ट आर सुपर इम्पोजेबल एंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो चूंकि दोनों स्टेज एक जैसी निकल के आती हैं और ये अगर एक के ऊपर दूसरी को पुट कर दिया जाए तो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड एज Cn where n means number of total rotation about the axis। इसको Cn से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे n नंबर ऑफ रोटेशन है जहाँ पर कंपाउंड आइडेंटिकल दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपाउंड को 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद हमें वो सिमिलर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है तो इसको हम 180 से 60 को 180 से डिवाइड करके n को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n निकल के आएगा 2। इसका मतलब ये 2 फोल्ड 2 बार
पूरा फुल रोटेट करने पर इक्वल दिखाई देगा, एक 180 डिग्री पर और दूसरा 360 डिग्री पर। तो इसलिए इसकी टू फोल्ड ऑपरेशन कहलाएगा। और इस रोटेशन को हम लोग C2 रोटेशन कहेंगे और जो एक्सिस होगा उसका नाम C2 एक्सिस रखेंगे। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर किसी कंपाउंड को हम 120 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो इसका मतलब 360 को 120 से डिवाइड कर दो तो 3 निकल के आता है। इसका मतलब 3 बार रोटेट करने पर ये एक जैसा आइडेंटिकल दिखाई देगा। तो इस रोटेशन को हम लोग C3 रोटेशन कहेंगे और एक्सिस को C3 एक्सिस का नाम देंगे। ऐसे ही अगर हम किसी कंपाउंड को 60 डिग्री पर रोटेट करने पर आइडेंटिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड होता है तो ये आपका 360 को 60 से डिवाइड करने के बाद 6 फोल्ड निकल के आता है। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन को रोटेट करने पर ये आपका जो है 6 फोल्ड रोटेशन देता है। तो इसको लोग C6 रोटेशन कहेंगे और C6X कहलाएगा। किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एक्सिस डाल करके डिफरेंट टाइप के रोटेशन ऑब्टेन किए जा सकते हैं। अगर मान लिया किसी एक कंपाउंड में हम जो एक्सिस है उसको चेंज करते हैं और उस पर रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद उसमें हम फोल्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं तो उसमें से जिस एक्सिस पर ज़्यादा रोटेशन बनेंगे, ज़्यादा फोल्ड होंगे, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्स कहेंगे। ऐसे मान लेते हैं कोई एक मॉलिक्यूल है, उसको एक एक्स पे 2 बार रोटेट करने पर इक्वल स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उसका जो एक्सिस है वो चेंज कर देते हैं और उस पर रोटेट करने पर 4 बार इक्वल दिखाई देता है, आइडेंटिकल दिखाई देता है। तो इस प्रकार 2 तरीके की प्रॉपर सिमेट्री इसमें है, एक C2 है और एक C4 है। तो C4 सिमेट्री को हम लोग प्रिंसिपल एक्स कहते हैं। तो फिर से रिपीट करने, एक ही मॉलिक्यूल में अलग अलग एक्सिस ड्रा करने पर जो डिफरेंट टाइप के C रोटेशन ऑब्टेन्ड होते हैं उसमें जिसका n नंबर ज़्यादा होगा वो आपका प्रिंसिपल एक्स कहलाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल का आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपको रेड कलर का ऑक्सीजन है और व्हाइट कलर के 2 ऑक्सीजन है। इनको मैंने रेड कलर से और ब्लू कलर से अलग अलग कलर दिखा दिया है जिससे जो है ये आपके रोटेट करने के बाद मुझे पता चले कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है। अदरवाइज ये हमें एक जैसे ही दिखाई देंगे। जैसे आप 2 ग्लास में वाटर रखते हो, उनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना टिपिकल होता है, तो सेम वैसे यहाँ पर भी रहेगा। तो जनरली क्या है, जब ये मॉलिक्यूल है ये रोटेशन दिखाएगा, ये एक्स के चारों ओर अगर हम इसको रोटेट करें 180 डिग्री अगर रोटेट करें तो आपका हाइड्रोजन ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन रेड वाले हाइड्रोजन के साथ में फ्लिप हो जाएगा। तो आपका ये जो रेड वाला है, ये जहाँ पे रेड वाला था वहाँ पे ब्लू वाला आ जाएगा और जहाँ पे ब्लू वाला था वहाँ पे आपका ये रेड वाला हाइड्रोजन आ जाता है। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को हम चेक करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी कि एक डायग्राम को उठा के अगर दूसरे के ऊपर रख दें तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगे, इसका मतलब सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो ये जो कंडीशंस है ये आपकी C2 रोटेशन कहलाएगी और जो ये X है ये C2X कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं डाइब्रोमोमेथेन का। डाइब्रोमोमेथेन में आप देख रहे हो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं। इसका 3D डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लेन में और ब्रोमीन है, एक अप द प्लेन में और एक बैक द प्लेन में। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्स है, सॉरी ये एक्स है और एक्स में इसको रोटेशन दिखाया गया है। यहाँ पर भी 180 रोटेट करने के बाद क्या होता है, ब्रोमीन ब्लू और रेड जो ब्रोमीन और हाइड्रोजन है वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, मगर इसका 3D स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बिल्कुल ये एक जैसे दिखाई देंगे और एक स्ट्रक्चर को अगर दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे और अगर कंपाउंड सुपर इम्पोज होते हैं तो आपके इनएक्टिव कहलाते हैं। तो ये है आपका रोटेशंस, प्रॉपर रोटेशन सिमेट्री।
नेक्स्ट इज अ साइमेट्री प्लेन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको स्टडी करना बहुत ही आसान होता है। इसमें हम मिरर एज्यूम करते हैं और मिरर इमेज एज्यूम करने के बाद स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। दिस साइमेट्री इज ऑपरेटेड बाय मिरर प्लेन रिफ्लेक्शन। मिरर प्लेन साइमेट्री कैन बी ऑपरेटेड इन 3 वेज। जो मिरर प्लेन साइमेट्री उसको 3 तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। पहली है सिग्मा एच हॉरिजेंटल। दीज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल एक्स होता है उसके 90 डिग्री पर मिरर लगाते हैं। जैसे मान लिया ये एक्सिस मान लो, दिस इज एक्सिस, और इसमें क्या करना है 90 डिग्री पर आपको मिरर लगा देना है। तो 90 डिग्री पर जब मिरर लगाओगे तो आपका ये सिग्मा एच प्लेन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड सिग्मा एच प्लेन। और दूसरा आपका है सिग्मा वी वर्टिकल। दिस प्लेन आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स। अगर प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल में आप मिरर लगा रहे हो, जैसे आपका एक्स है, एक्स के बिल्कुल पैरेलल में आपका कोई मिरर लगाया गया हुआ है, तब जो है ये जो है सिग्मा वी वर्टिकल प्रिंसिपल एक्स कहलाएगा। और तीसरा रहता है आपका कि आपका डाइहेड्रल सिग्मा डी। दीज प्लेन्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बाइसेक्टिंग 2 C2 एक्सिस। तो ये क्या करता है, जो जनरली क्या होता है परपेंडिकुलर ना होकर के ये बाइसेक्ट करता होता है C2x का। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ये आपका सिग्मा एक्स है प्लेन, तो ये कुछ आपका ऐसे आ जाएगा, आपका बाइसेक्ट करेगा दोनों को। यानी कि 0-90 एंगल के बीच के एंगल पे कोई प्लेन अगर आता है तो उसको सिग्मा डी डाइहेड्रल एक्सिस की बात करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी रोटेशन में हम सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिग्मा यूवी वर्टिकल प्लेन की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो एग्जाम्पल में अगर देख लेते हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो प्लेन यहाँ पे ड्रा करके दिखाए गए। जैसे इनऑर्गेनिक में स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड्स होते हैं। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स बना रहा है, इसमें 4 बॉन्ड है। अगर इसको आप इसमें ये एरो से दिखाया गया है, एक्सिस दिखाया गया है, और अगर एक्सिस पर कंपाउंड को रोटेट किया जाए तो 4 बार रोटेट करने पर ये एक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसलिए इसका जो C4 साइमेट्री कहलाएगी, जो एक्स रोटेशन साइमेट्री है, इसको हम लोग C4 ज्योमेट्री कहेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर 2 जो है प्लेन दिखाए गए हुए हैं, मिरर इमेज दिखाई गई, एक रेड कलर से इमेज दिखाई गई है। तो आप देख सकते हो ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये आपका ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल में है, यानी कि एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है, इसलिए इसको हम लोग सिग्मा वी प्लेन कहेंगे। तो दूसरा तरीका हो सकता है हम लोग ऐसे प्लेन ना डाल करके, ऐसे मिरर इमेज ना रख करके आपका दूसरे तरीके से, जैसे आपका यहाँ पर रेड कलर का रखा हुआ है, मिरर ऐसे लगा दें। ये आपका सेकंड कलर का मिरर दिखाया गया है, अगर हम इस तरीके से मिरर लगा दें तब भी आपका ये सिग्मा वी प्लेन कहलाएगा। तो 2 तरीके से सिग्मा वी प्लेन यहाँ पे डाले जा सकते हैं और दोनों कंडीशंस में आपका ये आइडेंटिकल दोनों तरफ के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे आपका पहले रेड कलर का डालेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक कलर का, इस वाले ब्लैक से इक्विवेलेंट दिखाई देगा। और जब आप सिग्मा वी प्लेन ब्लू कलर वाला डालेंगे तो ये वाला हाफ पोर्शन आपका इक्वल दिखाई देगा इस वाले हाफ से। तो 2 सिग्मा वी प्लेन यहाँ पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे और भी प्लेन आप डाल सकते हो जिससे दोनों तरफ के हाफ पोर्शन इक्वल दिखाई दे। जैसे अब दूसरा है आपका सिग्मा एच प्लेन। तो सिग्मा एच प्लेन जो ये लाइन है, या कि जो ये आप लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के 90 डिग्री पर डालना है। तो आपका ये जो ब्लैक कलर का स्क्वायर बना हुआ ये सिग्मा एच प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आपका ये एंगल 90 डिग्री का आता है। तो ये 2 प्लेन्स यहाँ पे हैं। ये प्लेन डालने पर भी क्या होता है, जब ये प्लेन आप डालते हो तो ये इसके मॉलिक्यूल आपस में आधा कट जाता है, आधा यहाँ से कटता है, आधा यहाँ से कटता है, आधा यहाँ से कट जाता है और आधा यहाँ से कट जाता है। तो इस प्रकार ऊपर का हाफ प्लेन नीचे के हाफ प्लेन से के इक्वल दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो काटने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई आपकी बॉल है, आपकी एक तो तरीका हो सकता है आप ये ऐसे प्लेन डालो तो सिग्मा वी प्लेन कहलाएगा, इसमें 2 हाफ इक्वल दिखाई देंगे। और दूसरा तरीका है कि हम लोग
ऐसे आपका इसमें मिडिल कट करते हैं तो इसमें ऊपर का पोर्शन नीचे के पोर्शन से इक्वल दिखाई देगा। तो ये आपका सिग्मा एच प्लेन है, आपका कहलाएगा। और ये जो है सिग्मा वी प्लेन कहलाएगा। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो है एंगल को चेंज कर लें। यहाँ पे इसमें हम लोग कुछ ऐसा कट करें कि आपका ये कुछ ऐसे कटता हुआ दिखाई दे, इस तरीके से यहाँ से कटता हुआ दिखाई दे, तो ये आपका जो है सिग्मा डी कहलाएगा। तो आप ऐसे डालने के बाद ये सिग्मा डी कहलाएगा। और हो सकता है सिग्मा डी का एक और तरीका है जिसमें ये इक्वल दिखाई देगा। इधर वाले इसने डाल करके हम लोग अगर ऐसे आपका मिरर लगाएं तो आपका ये वाला जो पोर्शन है हाफ पोर्शन इस वाले हाफ पोर्शन के इक्वल दिखाई देगा। तो ये आपका सिग्मा डी प्लेन कहलाएंगे। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से मिरर लगा करके हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि दोनों हाफ इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल होते हैं तो ये साइमेट्री प्रेजेंट होती है, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो कंपाउंड एसाइमेट्रिकल कहलाता है। ऐसे यहाँ पर हमने देखो एग्जाम्पल लिया है वाटर मॉलिक्यूल का। इसमें हमने दो वर्टिकल प्लेन डाले हुए हैं। पहला वर्टिकल प्लेन आप ये वाला देख सकते हो, ये वर्टिकल प्लेन है जो कि पैरेलल दिखाया गया है C2 के 2 फोल्ड के साथ में पैरेलल दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है आधा आधा पोर्शन कटेगा, आधा ऑक्सीजन कटेगा और इसमें ये पार्ट जो है इक्वल दिखाई देगा इस वाले पार्ट से। तो जो सिग्मा वी प्लेन ये वाला डालोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब जो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है दूसरा वाला, ग्रीन कलर में तीनों एटम आधे कटेंगे। ग्रीन कलर में अगर इसको कट करोगे तो ये आपका हाफ कटता हुआ होगा और यहाँ से कटेगा, तो दोनों की प्लेन यहाँ पर भी हाफ दिखाई देंगे। तो दो तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को कट कर सकते हो। एक तरीके कट करने का मतलब है एक तरफ पूरा हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी तरफ पूरा हाइड्रोजन जाएगा और आधा ऑक्सीजन जाएगा, और तीसरे में तीनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और साथ में बॉन्ड हाफ हाफ दोनों में जाएंगे। तो दो तरीके से कट करके इक्वल आइडेंटिकल जो कि दिखाई देगा इसको आपका सिग्मा वी सिमेट्री प्रेजेंट मानी जाएगी। ऐसे देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कायरल कंपाउंड दिखाई दे रहा है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। तो अगर हम लोग बीच में इसके यहाँ पे मिरर लगा दें, ये जो मिडिल में मिरर लगाया हुआ आपको दिखाया गया है, अगर यहाँ पे सिग्मा वी मिरर लगा देते हैं तो क्या होता है ये वाला जो पोर्शन है एग्जैक्ट इक्वल दिखाई देता है, आइडेंटिकल दिखाई देता है दूसरे वाले हाफ के। तो इसको हम लोग प्लेन ऑफ साइमेट्री कहेंगे। और अगर प्लेन ऑफ साइमेट्री प्रेजेंट है, दोनों पार्ट इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तब ये आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाता है। तो इट बाइसेक्ट्स अ मॉलिक्यूल इनटू हाफ्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कंपाउंड विद प्लेन ऑफ साइमेट्री और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ साइमेट्री प्रेजेंट होती है ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। अभी जब हम मेसो कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इस प्लेन ऑफ साइमेट्री का यूज करेंगे कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज इन्वर्जन प्लेन। इन्वर्जन प्लेन को आई से हम लोग डिनोट करते हैं। इट हैज अ पॉइंट ऑफ साइमेट्री, अ सेंटर ऑफ साइमेट्री विद इन अ मॉलिक्यूल। All three axes x, y, z are intersect at point of symmetry. This center is called inversion center. Tetrahedron, triangle and pentagons do not contain inversion center and thus inversion plane. Square and octahedral geometry contain inversion center and inversion plane. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिया गया स्क्वायर का। तो स्क्वायर में आप देख रहे हो अगर OH को और इस OH के बीच में एक लाइन ड्रा कर दी जाए और ऐसे ही Cl और Cl के बीच में एक लाइन ड्रा कर दी जाए तो ये मिडिल में काटती है। ऐसे ही अगर इस को भी अगर ड्रा किया जाए तो ये सब एक दूसरे को मिडिल में यहाँ पे काटती हुई दिखाई देती हैं। तो एक ही सेंटर होना चाहिए। अगर सभी लाइन ड्रा करने के बाद वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम लोग इन्वर्जन पॉइंट कहते हैं। और इसको जो है इन्वर्जन
पॉइंट इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं, और इसमें जो भी साइमेट्री प्रेजेंट होती है उसको हम लोग इन्वर्जन प्लेन के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में इन्वर्जन पॉइंट या इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये अगर हम इन स्ट्रक्चर की बात करें, टेट्राहेड्रन की बात करें, ट्राइएंगल की बात करें या पेंटागन शेप की बात करें, तो यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स इन्वर्जन प्लेन भी प्रेजेंट नहीं होगा, और ऐसे कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जा सकती है। तो स्क्वायर और ऑक्टाहेड्रल में जहाँ पर भी इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होगा वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होगी। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर एक्स रोटेशन। ये जो रोटेशन है दो रोटेशन का कंबाइंड फॉर्म है, रोटेटरी और रिफ्लेक्शन का, इसलिए इसको हम लोग रोटेटरी रिफ्लेक्शन एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। दिस ऑपरेशन हैज रोटेटरी ऑपरेशन 360 by n to the x followed by reflecting in a plane perpendicular to the x। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, पहले हम प्रॉपर रोटेशन करते हैं, फिर परपेंडिकुलर यानी कि सिग्मा एच पर रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो दो चीजें हो गई, रोटेशन कराना और उसके बाद में सिग्मा एच एंगल पर रिफ्लेक्शन देखना। इफ अ कंपाउंड इज फर्स्ट रोटेटेड अबाउट एन एक्स, अगर पहले किसी कंपाउंड को एक्सिस के रोटेट करते हैं और उससे रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो अपटेंड होता है, यानी कि जो नया स्ट्रक्चर अपटेंड होता है, is reflected in a plane perpendicular to the axis। प्लेन परपेंडिकुलर में उसको रिफ्लेक्ट कराने के बाद जो नई इमेज बनती है वो अगर ओरिजिनल इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट है तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर एक्स कहेंगे। इसका यूज आरएस कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने में यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका CH4 मीथेन है। मीथेन में आपके 4 हाइड्रोजन होते हैं जिनके हमने कलर चेंज कर दिए जिससे आसानी से इसको समझा जा सके। अदरवाइज चारों हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इनकी मैंने नंबरिंग भी यहाँ पे दे रखी है 1 2 3 4, वैसे ये कहाँ पे जा रहे हैं ये समझा जा सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्सेस डाला हुआ है, जो पर्पल कलर का है ये आप देख सकते हो एक्सेस है। और एक्सिस पर इसको अगर हम लोग 90 डिग्री रोटेट कर दें तो 90 डिग्री रोटेट करने पर जो रेड वाला हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है वो ऊपर चला जाएगा, और यानी कि दोनों पे रिप्लेस हो जाएंगे और ये 90 डिग्री पर हो जाएंगे। तो ये दोनों ये अप दिखाई देगा और ये डाउन चला जाएगा। दोनों के पोजीशन आपकी रोटेट होती हुई यहाँ पे दिखाई देंगी। तो 90 डिग्री रोटेशन करने पर ये इनकी जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर 2 में यहाँ पे। और फिर अगर इसमें प्लेन परपेंडिकुलर लगा दें, बीच में अगर मिरर लगा दें तो ये फिर से रोटेट हो जाता है। 3 आपका यहाँ पे आगे इधर दिखाई देगा, 2 पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन होता है। 90 डिग्री रोटेट करते हैं, 90 इसका मतलब ये 4 फोल्ड है। 90 डिग्री पे रोटेट हो आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड 4 फोल्ड। और उसके बाद में इसमें मिरर लगा दिया गया तो हाइड्रोजन एच ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ये स्ट्रक्चर जो बनता है, नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा होता है, ये पहले स्ट्रक्चर्स का आइडेंटिकल दिखाई देता है, सुपर इम्पोजेबल दिखाई देता है, तो इसको S4 इम्प्रॉपर रोटेशन के नाम से जानेंगे। इसका मेन एप्लीकेशन आरएस कॉन्फ़िगरेशन में है। वहाँ पे जब भी कंफ्यूजन होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने में तो हम लोग वहाँ पे पहले कंपाउंड को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, फिर उसमें प्लेन मिरर लगा के उसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर सुपर इम्पोज होता है तो आइडेंटिकल माना जाता है, अगर सुपर इम्पोज नहीं होता है तो वो डिफरेंट इनिशियोमर्स काउंट किया जाता है। ओके, तो ये था एलिमेंट ऑफ साइमेट्री के बारे में। अब एलिमेंट ऑफ साइमेट्री की जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और वहाँ पर इसके जो डिटेल एप्लीकेशंस है वो जानेंगे। एक चीज और हमें जाननी होती है कि जब भी हम कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर दिया गया है तो स्ट्रक्चर को देख करके हम कैसे पता लगाएं, या कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो कैसे जानेंगे
कि इसके जो स्ट्रक्चर ड्रा किए जा रहे हैं उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। तो एक पॉइंट आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, और जहाँ पे एलिमेंट सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होगी वहाँ पे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑर्डर लागू होता है। यहाँ पे कंपाउंड को क्या कहते हैं, इसके लिए दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक काइरल और दूसरा अकाइरल मॉलिक्यूल। तो एन एसाइमेट्रिक एटम, सेंटर एटम की यहाँ पे बात हो रही है, एन एसाइमेट्रिक एटम। जनरली आप लोगों ने कार्बन के बारे में पहले इसका पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं कई सारे दूसरे एटम भी ले रहा हूँ। कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है। तो कोई भी एसाइमेट्रिक एटम या एसाइमेट्रिक सेंटर एटम, एसाइमेट्रिक सेंटर एटम की जब बात की जाएगी, इसका मतलब कार्बन 4 वैलेंसी से जुड़ता है, कार्बन अटैच 4 वैलेंसी, और इनसे चारों डिफरेंट कंपाउंड जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई चारों डिफरेंट कंपाउंड जुड़ते हैं तो जो है ये आपका जो है काइरल मॉलिक्यूल कहलाता है। तो डिफिनेशन है एसाइमेट्रिक एटम ऑफ कंपाउंड इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट टाइप कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ तुमने कंस्टिट्यूएंट्स वर्ड यूज किया है, एटम हो सकता है, जो 4 ये डिफरेंट वर्ड है ये एटम हो सकते हैं, एटम का ग्रुप हो सकता है, या फिर नए मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो सकता है। तो एटम या एटम का ग्रुप या मॉलिक्यूल इस कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है, मॉलिक्यूल पार्ट जुड़ा हुआ हो सकता है, एंड नोन एज काइरल एटम। और इस जो ये एटम है इसको हम लोग काइरल एटम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन दिखा रहे हैं तो काइरल कार्बन, अगर नाइट्रोजन होगा तो काइरल नाइट्रोजन, सल्फर है तो काइरल सल्फर, और फास्फोरस है तो काइरल फास्फोरस कहलाएगा। और इस पूरे मॉलिक्यूल्स को हम लोग जो है काइरल मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल्स। तो एटम या एटम्स का ग्रुप चारों का डिफरेंट है किसी सेंटर से, तो सेंटर को काइरल सेंटर और उस मॉलिक्यूल को काइरल मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर हम कोई सिंपल डायग्राम ड्रा कर रहे हैं लाइक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, तो वहाँ पे काइरल एटम को जनरली हम लोग एस्ट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार बना देते हैं, जैसे हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये जो सेंटर है कार्बन का ये काइरल सेंटर है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करने पर काइरल कंपाउंड ड्रा किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपका काइरल मॉलिक्यूल की अगर बात करें, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन डिफरेंट ऑल अटैच एटम, जैसे 4 एटम अटैच होते हैं और चारों डिफरेंट नहीं है, ग्रुप्स ऑफ एटम सेम नहीं है, तब इसको हम लोग अकाइरल मॉलिक्यूल कहते हैं। उस कंडीशन में दिस इज कॉल्ड अकाइरल मॉलिक्यूल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे हम ड्रा करेंगे काइरल और अकाइरल स्ट्रक्चर को। ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H16। पिछले लेक्चर्स में हमने कहा था कि इसका जो है आप लोग जो ये आपका हेप्टेन है, हेप्टेन्स के आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाने हैं इसमें, तो कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे देखते हैं। पॉसिबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा किए जाएं तो बहुत ढेर सारे इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 से 7, कुल 7 स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं। तो पहला मॉलिक्यूल अगर देखें तो ये सारे के सारा अकाइरल होगा, सारे सेंटर में चेक करने पड़ेंगे, कार्बन के साथों चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे इसको देखो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आपको एक जैसे दिखाई देंगे जुड़े हुए, तो ये कंपाउंड काइरल नहीं हो सकता। सारे अगर हाइड्रोजन एक जैसे हैं, 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसलिए काइरल नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर भी CH3 होता है, 3 हाइड्रोजन एक जैसे जुड़े होंगे, इसलिए ये भी सेंटर आपका काइरल नहीं होगा। और जो मिडिल वाले जितने भी हाइड्रोजन हैं और सब में CH2 जुड़ा होता है, CH2 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 CH2, तो यानी कि सभी पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे दिखाई देंगे, तो इसका मतलब कोई भी कार्बन सेंटर यहाँ पे काइरल नहीं है, इसलिए ये पूरा कंपाउंड अकाइरल कहलाएगा। ऐसे अगर दूसरे कंपाउंड में देखो, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन एक जैसे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो हर पॉइंट पर तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं
और यहाँ पर देखोगे 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे, तो ये भी कंपाउंड कायरल नहीं कहलाएंगे, अकायरल कंपाउंड कहलाएगा। अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे देख सकते हो एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा और एक आपका ये इतना बल्कि ग्रुप जुड़ा होगा, तीसरा आपका 2 मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप सेम हो जाएंगे इस सेंटर पर, इसलिए ये भी आपका अकायरल कहलाएगा। आगे अगर बात करें तो CH3 है, अकायरल सेंटर है, CH2 अकायरल सेंटर है, CH2 अकायरल सेंटर है, CH3 किनारे वाले टर्मिनल तो हमेशा अकायरल रहेंगे। अगर हम इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाते हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं, इसलिए ये आपका अकायरल सेंटर होगा। तो यहाँ पर भी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल अकायरल कहलाएगा। अगले डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर भी ये अकायरल है क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये 2 चेन दोनों तरफ एक जैसी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी कंपाउंड अकायरल कहलाएगा। और अगले कंपाउंड में आप देख सकते हो कि अगर इस सेंटर की बात करें 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक जैसे लगे होंगे, इसलिए ये आपका अकायरल सेंटर है। ऐसे अगर इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप एक जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप इधर सेम दिखाई दे रहा है, इधर सेम तो ये भी सेंटर आपका कायरल नहीं होगा। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, इसलिए ये भी आपका कायरल कंपाउंड होगा। तो जितने भी कार्बन सेंटर होंगे वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो चारों मोइटीज हैं वो डिफरेंट है कि नहीं। अगर कोई भी 2 मोइटी सेम हो जाएंगी तो कंपाउंड अकायरल कहलाएगा। अब अगर इसका ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एक तरफ आपके 3 जो है मिथाइल ग्रुप है, यानी कि C3H7 है यहाँ पर, दूसरी तरफ 2 CH2 ग्रुप है यानी कि C2H5 है और तीसरी तरफ CH3 है। तो यहाँ पे ये आपका CH3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को ही बना रखा है। तो इस प्रकार आप देखते हो इस वाले जो कंपाउंड में है चारों जो एटम या एटम के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ये आपके अनइक्विवेलेंट्स हैं। तो ये जो सेंटर होगा ये कायरल सेंटर कहलाएगा। दिस इज द कायरल सेंटर एंड मार्क इज स्ट्रिक्ट। ऐसे ही एक और ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ, तो यहाँ पे देख लो आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है तो IPR लिख सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, दिस इज अ मिथाइल, और यहाँ पे आपका ET ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल, और एक हाइड्रोजन और रह गया तो हाइड्रोजन ड्रा कर लो। तो इस प्रकार चारों ग्रुप डिफरेंस हो गए। तो ये आपका कार्बन का सेंटर जो है हेप्टेन्स में कायरल सेंटर कहलाएगा। तो आपके जो 7 कंपाउंड बनते हैं उसमें से 5 जो है अकायरल होंगे और 2 कंपाउंड कायरलिटी शो कर सकते हैं। तो ये था एक एग्जांपल, इसके बेसिस पर कायरल और अकायरल पता लगा सकते हो। फिर अगर हम लोग कायरल मॉलिक्यूल में भी ऑप्टिकली एक्टिव, जो कायरल मॉलिक्यूल होगा यानी कि चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। मैंने यहाँ पे हो सकता है वर्ड यूज किया, 100% नहीं, ठीक। वाइल अकायरल डज नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और अकायरल जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन से आप देख सकते हो ये आपका अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है, आपने बायोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ा भी है। तो एलेनिन का स्ट्रक्चर्स है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3, NH2, COOH। तो आपका जो मिडिल कार्बन है ये कायरल कार्बन एटम कहलाएगा। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का लिया हुआ है। तो नाइट्रोजन के साथ में आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और जो चौथा एटम है उसको लोन पेयर भी काउंट किया जाता है। तो लोन पेयर काउंट करके आपका यहाँ पे हम लोग इसको बना सकते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट पाया जाता है। ऐसे ही सल्फर का स्ट्रक्चर या फास्फोरस में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रा करके कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बताना है कि ये 2 कंपाउंड हैं, इसमें से कायरल है और क्यों है और क्यों नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कंपाउंड है इसमें 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए। चूँकि हाइड्रोजन एक जैसे हो गए इसलिए ये अकायरल कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे दूसरे कंपाउंड में आप फिर देखो OH CH3 है
दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, इसलिए आपका कंपाउंड कहलाएगा। डू नॉट कंटेन ऑल 4 डिफरेंट एटम। तो किसी सेंटर को पिकअप करना है कि एक ही मॉलिक्यूल में जितने भी सेंटर होंगे, हर सेंटर को चेक करना है कि उसके चारों ओर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं कि नहीं। चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे तो कायरल होने के उसके चांसेस रहेंगे। मॉलिक्यूल में कंटेन मोर देन 1 कायरल सेंटर। एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो सकते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है। अगर हम इस सेंटर की बात करें तो इस सेंटर के लिए एक ग्रुप हो गया COOH जो अलग से जुड़ा हुआ है, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, और तीसरा हो गया दूसरा OH ग्रुप और तीसरा H ग्रुप हो गया, और जो 4th ग्रुप है वो ये काउंट किया जाएगा। ये इतना पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शंस है इस पूरे को हम काउंट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आपका जो है आपका ये यहाँ पे आपका कायरल सेंटर निकल के आएगा। ऐसे ही उल्टा काम कर सकते हो। अगर हम इस वाले सेंटर को देखने की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है अलग, फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर OH जुड़ा हुआ है, और जो 4th मॉलिक्यूलर ग्रुप है वो आपका ये है। आपका जो एटम आप ग्रुप कर सकते हो या मॉलिक्यूल आप ग्रुप कर सकते हो, तो 4th बल्क मॉलिक्यूल का ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस सेंटर पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, इसलिए ये जो सेंटर है आपका स्टार से दिखाया गया ये कायरल सेंटर होगा। तो टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब जैसे अगला एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें, ये यहाँ पे 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेनॉल का डायग्राम लिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं NH2 को। NH2 पे एक ग्रुप तो हो गया डिफरेंट, दूसरा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को लेके चलोगे तो 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तीसरे ग्रुप की बात करें तो तीसरा ये पूरा का पूरा काउंट कर लो, जहाँ पे आप देख रहे हो CH2CH लगा हुआ है, और इस साइड में आप देखोगे तो इतने बड़े ग्रुप को काउंट कर लो तो ये आपका डिफरेंट दिखाई देंगे। तो ये चारों पॉइंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जो NH2 वाला ये सेंटर है ये आपका कायरल सेंटर कहलाएगा। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ देख सकते हो OH को देखोगे तो एक OH लगा हुआ है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो दो डिफरेंट ग्रुप हो गए। तीसरा आप यहाँ पे पूरा ये ले सकते हो, ये आपका डिफरेंट दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपका ये डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें आपकी डिफरेंट चूंकि आ रही हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये जो सेंटर है आपका ये भी कायरल सेंटर होगा। इस प्रकार 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेनॉल में 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये हमने अकायरल लिखा हुआ, कैसे है अकायरल आप देख लेते हैं। एक तो NH2 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा एक हाइड्रोजन जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 2 ग्रुप हैं, ये तो आपके डिफरेंट है। मगर अब अगर हम इसके पार्ट को चेक करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये पोर्शंस और जो ये पोर्शंस है आपका इक्वल दिखाई देता है। दोनों तरफ आपको ये इक्वल दिखाई देते हैं, या फिर कहें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लगानी पड़ेगी। तो ये पोर्शंस और ये जो पोर्शंस है ये दोनों में इक्वल दिखाई दे रहा है, और वो जो मिडिल में ही है, तो इस कारण से ये कायरल सेंटर नहीं होगा। ना तो ये कायरल सेंटर होगा, ना ही इधर वाला कायरल सेंटर होगा, दोनों सेंटर कायरल नहीं होंगे, कंपाउंड अकायरल की कैटेगरी में आएगा। एक ड्रग्स लिए इथाम्ब्यूटॉल एक कायरल ड्रग्स है। इसमें आप देख सकते हो 2 कायरल सेंटर हैं। ये आपका सेंटर है जहाँ पे एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मिथाइल अल्कोहल, और तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से ये आपका कायरल सेंटर यहाँ पे है। सिमिलरली आपका ये वाला भी कायरल सेंटर है, सेकंड वाला कायरल सेंटर सेम एक जैसा है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक आपका ये, एक ये और एक ये, और चौथा जो हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप यहाँ पे बना सकते हो, हाइड्रोजन 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये आपका कायरल ड्रग्स कहलाएगी इथाम्ब्यूटॉल। तो इस तरीके से हम लोग कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल्स को पता लगा सकते हैं बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ढेर सारे लाखों करोड़ों की संख्या में स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो सकता है। तो आप कभी भी कोई मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा,
तो आप उसमें हमेशा सोचो अच्छा ये कायरल सेंटर इसमें होगा कि नहीं होगा। अगर ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और डिफरेंट टाइप की जब बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल जो है डिफरेंट मिलेंगे। हमने यहाँ पे कुछ और पढ़ाए होंगे, वहाँ पे कुछ और लिखे हुए मिल सकते हैं। बट दिस इज इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को सर्च करना आना चाहिए कि कंपाउंड कायरल है कि अकायरल है। तो ये था लेक्चर्स 3। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे, पहले सुपर इम्पोजेबल इमेज क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, फिर इनेंशियोमिज्म, डाइस्ट्रियोमिज्म और मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डिफिनेशन विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। ओके, तो पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं वो तब तक आप लोग रिवाइज करें, देखें, इनके अपने नोट्स प्रिपेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियोस देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।